बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम डिस्कस कर रहे थे कल कि साउथ अमेरिका के साथ गैलापागोस आइलैंड में फिंचेस और टॉर्टोइजेस के हवाले से, और ये फिंचेस अभी बिल्कुल चेंज हो गई थी जिस तरीके से टॉर्टोइजेस चेंज हो गए थे। और गैलापागोस आइलैंड क्योंकि वोल्केनिक थे, और अब यहाँ पे ये अलग आइडिया है कि उस की वजह से दो आइडियाज डेवलप होते हैं कि या तो वो जानदार उस बेड से डेवलप हुए या फिर वो बाहर से गए, मेन आइलैंड से गए, दोनों सूरतों में एक नया कंसेप्ट डेवलप होता है। तो फिंचेस के हवाले से डार्क स्पैरो बर्ड हैं, और गैलापागोस फिंचेस में सिमिलैरिटी बिल्कुल वैसे उनके जो माइग्रेशन है उसमें सिमिलैरिटी उसने देखी। तो यहाँ हम ये डिस्कस करते हैं कि दो चीज़ें जो सेम हैं, पहली चीज़ सेम और टाइजेस सेम है, दूसरी चीज़ जो सेम थी वो फिंचेस सेम है। तो ये कैसे पॉसिबल है? साइंटिस्ट अब ये साइंटिस्ट देखते हैं, scientists now think that Galapagos finches are descended from the ancestor species that originally inhabited the mainland of South America. तो वो वहाँ से आए, और चांस ऑफ अराइवल ऑफ फ्यू फिंचेस और आइदर सिंगल और मल्टीपल colonization events probably set up the first bird population on the island. फिर वहाँ से जब इधर आए, इन्वायरमेंट चेंज था, उस इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से इनकी शेप में भी चेंज आना शुरू हो गया, और probably set up the first bird population on the island. Early finches encounter many different habitats containing a few bird and predators. Ancestral finches, probably seed eater, multiplied rapidly and filled the seed bearing habitat most attractive. तो वहाँ पे क्योंकि सीड ईटर वो थी, और उसमें तब्दीली आती गई। याद रखिएगा, जानदार में तब्दीली आती है फीडिंग हैबिट्स पे, जब वो फॉलो करते हैं। किसी का फीडिंग हैबिट सीड ईटर था, किसी का पोलन ईटर था, किसी का हर्बीवोर था। तो चूंकि खुराक चेंज हुई, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से इनकी बॉडी में शेप डिफरेंट होती चली गई। 14 स्पीशीज फिंचेस की वो उस एंसेस्टर जो सीड ईटर था उससे 14 डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस डेवलप हो गई। और इसमें ये आप देख सकते हैं, ये एंसेस्टर फिंचेस हैं। अब जो इंसेक्ट खाती थी, कैकोस फिंच, वार्बलर फिंच, उनकी बीक कैसे हो गई। जो कैक्टस खाती थी, कैक्टस ग्राउंड फिंच, उनकी बीक में चेंजिंग आ गई। ये लार्ज कैक्टस ग्राउंड फिंच है। और फिर जो सीड खाती थी, जो कि फिंच जो एंसेस्टर फिंचेस हैं, स्मॉल ग्राउंड फिंच है, शार्प बिग और लार्ज ग्राउंड और मीडियम ग्राउंड वुड पैकर। अब ये जो डिफरेंट को मैंग्रोव फिंच इंसेक्ट्स को खाने वाले, और इसके अलावा ये स्मॉल इंसेक्टिवोरस, ये उनकी बीक का स्टाइल बता देता है कि वो उनकी फीड क्या है। प्लांट्स को वेजिटेरियन ट्री फिंच। तो ये इनके बीक के हिसाब, ये एक ही फिंच है, इनका एंसेस्टर फिंच एक ही है, लेकिन इनकी फीडिंग हैबिट चेंज होने की वजह से इनमें खासी तब्दीली आ गई। और इसको हम कहते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू फीडिंग हैबिट्स, जानदारों में तब्दीली आ जाना, उनके स्ट्रक्चर में तब्दीली आ जाना, इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन का नाम देते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है जिस तरह ह्यूमन बीइंग पहले काम करता था, हर्बीवोर था, फिर कार्निवोर प्रीडेटर बना। तो उस दौरान क्योंकि वो सारा दिन काम करता था, उसकी बॉडी फिजिक में जो करेक्टर थे वो फिर बाद में चेंज हो गए। अब आज का इंसान काम नहीं करता, तो आज के बॉडी की निस्बत पहले जानदारों का बॉडी बहुत ज़्यादा उसको फिजियोलॉजिकली एक्टिव तस्वर किया जाता है, उनकी हाइट ज़्यादा थी। तो ये अडेप्टिव रेडिएशन है, विद द पैसेज ऑफ टाइम उनमें तब्दीलियाँ आती चली गई। फिर डार्विन ने साउथ अमेरिका में ये भी देखा, गालापागोस आइलैंड में भी देखा कि जानवर वक्त के साथ तब्दील होते हैं, और कई साल लग जाते हैं कई साल लग गए डार्विन को ये फार्मूलेट और डॉक्यूमेंट्स को पब्लिश करने में, यानी ये सारे के सारा। अब यहाँ पे डार्विन ने बेसिकली दो चीज़ें उसने देखी।
ये देखिए कि तब्दीली आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जानवरों में तब्दीली आ रही है। और वो दूसरी चीज़ के उनके रहन सहन के स्टाइल से, इन्वायरमेंट की चेंजिंग से ये सारा प्रोसेस हुआ है। सारे प्रोसेस के दौरान उसने जो चीज़ें ऑब्जर्व की वो डॉक्टर लाइल ने भी ऑब्जर्व की। और डॉक्टर लाइल, चार्ल्स लाइल जो उनके साथ था, उन्होंने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जो चेंज आ रहा है। और ये फिर अल्फ्रेड रसल वेलिस, उसने भी ये सारी चीज़ें देखी, नोट की। और डार्विन आखिर में फिर थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पुट फॉरवर्ड करने के काबिल हुआ। 1836 में वो वापस इंग्लैंड लौटा और उसने डेलीजेंटली काम किया, नोट्स बनाए, स्पेसिमन जो उसने कलेक्ट किए थे उनको देखा, नई ऑब्जर्वेशन बनाई। और इस दौरान नए ब्रीडर्स डेवलप किए उसने। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, जो जानदारों की आर्टिफिशियल सिलेक्शन होती थी, वो जानदारों की जो ब्रीडिंग होती थी उससे पहले ही वाकिफ था वो। तो उसके बाद सारी चीज़ें जो उसने अब आइडिया उसने लगाया पिछली सारी बातों से, तो ये सारे आइडियाज़ एक नए कंसेप्ट में चेंज हुए। और उसने बल्कि यहाँ पे कल भी देखा कि उसने थॉमस माल्थस का एक ऐसे भी नोट किया, ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। इस ऐसे में ये है कि जो आबादी है वो तेज़ी के साथ बढ़ती है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बढ़ते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में पोटेंशियल है, वो एक्सपोनेंशियल रेट पे आबादी में इजाफा होता है, लेकिन रिसोर्सेज तो कम हो जाते हैं उसके मुकाबले में। अगर किसी के 5 बेटे हैं, उनके फर्दर 5-5 हैं, तो वो एक एक्सपोनेंशियल रेट पे बढ़ जाते हैं। लेकिन रिसोर्सेज अगर वो एक बंदे के 10 एकड़ थे तो उनके आगे 2-2 एकड़ आएंगे, 1.5-1.5 एकड़ आएगा, उससे आगे फिर कनाल, रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे अगर आबादी बढ़ती है। अब यहाँ पे कंपटीशन पाया जाता है, साफ ज़ाहिर खुराक कम हो गई, खुराक को हासिल तो करना है, खुराक तो लेनी है, उसके लिए फिर कंपटीशन डेवलप होता है। और वो कंपटीशन उन जानदारों में कुछ जानदारों को पीछे कर देता है, कुछ को आगे लेके जाता है। रिसोर्सेज क्योंकि वो नहीं बढ़ते, तो फिर गुर्बत बढ़ती है, जंगें होती हैं, प्लेग, फेमाइंस, ये सारी चीज़ें उसने देखी। डार्विन ने ये भी देखा कि नेचर में फिर रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ती है, जिंदा रहने के लिए कोशिश करना पड़ती है, हाथ पाँव मारने पड़ते हैं। उसको नेचुरल सिलेक्शन का नाम देती, क्योंकि वो नेचर करवा रही है। और उस नेचुरल सिलेक्शन से उन जानदारों के दरमियान अगर कोई 5-7 जानदार हैं, उनमें कंपटीशन है, तो वो सारे के सारे बराबर की खुराक नहीं लेंगे, कुछ ज़्यादा खुराक ले जाएंगे, शिकार होगा उनका, कंपटीशन होगा, कुछ पीछे रह जाएंगे। फिर दो सिचुएशन बन जाएंगी, एक वो जो कंपटीशन में कामयाब हो जाते हैं, एक जो कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। जो कंपटीशन में कामयाब हो जाते हैं वो और आगे बढ़ जाते हैं, और जो पीछे रह जाते हैं वो और पीछे रह जाते हैं। फिर यहाँ एक गैप डेवलप हो जाता है। नेचर तो फिर उनको सिलेक्ट करती है जो नेचर के साथ अडेप्ट होते चले जाते हैं, इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट होते चले जाते हैं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक बात करता हूँ कि वो लोग जिन्होंने माहौल में आने वाली तब्दीलियों को अडॉप्ट नहीं किया, ये सेल फोन आया पहले, कीपैड्स, लोगों ने कुछ लोगों ने मुखालफत की कि नहीं ये नहीं लेना चाहिए, नहीं लिया। कुछ लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, जिन्होंने अडॉप्ट किया फिर मोबाइल के बाद अगले मॉडल है उन्होंने वो ले लिए, फिर टच मोबाइल है उन्होंने वो ले लिया, फिर टैब, फिर जो जो माहौल में तब्दीली आती वो अडॉप्ट करते चले गए, आज वो कामयाब हैं। और जिन्होंने पहले ही नहीं लिया था कि नहीं जी हमने क्या करना है, वो कंपटीशन में पीछे रह गए, अब वो बराबर नहीं है। अब मिसाल के तौर पर नेचुरल सिलेक्शन में ऑल ऑर्गेनिज्म उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है। मतलब फीमेल ओस्टियर की बात करते हैं तो वो हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से अंडे देती है, और हर सीज़न में। और इसी तरीके फीमेल रॉबिन है, वो 4 फर्टाइल एग्स
सीजन में देती है। सारे के सारे अगर फर्टिलाइज हो जाएं और डेवलप हो जाएं तो फिर 1 साल के अंदर कितने करोड़ और मिलियन बिलियन तादाद हो जाएगी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, पोटेंशियल ज़्यादा है, फिर उसमें से कुछ ज़ाया हो जाते हैं, कुछ डेवलप नहीं होते, किसी की फर्टिलाइजेशन नहीं होती। तो यहाँ पे ये बात काबिल जिक्र है कि यानी रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ज़्यादा है। फिर इनहेरिटेड वेरिएशन एग्जिस्ट करती है। अब बहन भाई हैं तो बहन भाइयों में भी वो सारे के सारे यानी कि माँ बाप एक है, लेकिन उनकी खसूसियात में भी फ़र्क है। कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, यानी एक्टिव का मतलब है उनके अंदर वेरिएशन है जेनेटिकली, वो ज़्यादा एक्टिव है, और कुछ के अंदर वेरिएशन कम है, वो इतने एक्टिव नहीं है। तो वो म्यूटेशन उनके अंदर से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन बनने में, रैंडम फर्टिलाइजेशन में, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो बहन भाइयों के दरमियान भी डिफरेंसेस पैदा करने का बायस बनते हैं। तो जब अब उनका जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो गया, तादाद भी बढ़ गई, जेनेटिक मेकअप भी चेंज हो गया। अब तीसरी बात कि चूंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एग्जिस्टेंस रहना तो है जिंदा, उस जिंदा रहने के लिए उनको कोशिश करना पड़ती है फिर, और उस कोशिश के लिए जो एक्टिव जेनेटिक मेकअप वाला होगा वो कामयाब हो जाएगा, वो बेहतर तरीके से कंपटीशन जीत जाएगा, और जिनमें जेनेटिक मेकअप इतना अच्छा नहीं होगा वो पीछे रह जाएंगे। और अडेप्टिव ट्रेड्स, फिर वो जो अडेप्टिव, जो मैंने अभी मोबाइल सेल फोन की बात की, जो अडॉप्ट कर लेते हैं वो कामयाब हो जाते हैं, जो अडॉप्ट नहीं करते इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। फिटेस्ट वही है जो एनवायरनमेंट के मुताबिक चेंज करता चला जाता है जानवर। और मसलन ज़राफ़ा की बात करते हैं, इसके मुताबिक ज़राफ़े छोटे गर्दन वाले, घास खत्म हुई, अब वो तमाम छोटी गर्दन वाले ज़राफ़ों ने कहा कि घास खत्म होगा, अब दरख्तों के पत्ते खाना पड़ेंगे, जिन माहौल में तब्दीली आई है तो उन्हें अपने आप में चेंज लाना पड़ेगी। वो चेंज लेके आए, उन्होंने अपनी गर्दन का इस्तेमाल, अपनी टांगों का इस्तेमाल करना शुरू किया। एक ये कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट ये कि जो छोटी गर्दन वाले थे और बड़ी गर्दन वाले थे, छोटी गर्दन वाले वो घाटे में रहे, खत्म हो गए। जो बड़ी गर्दन वाले थे क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप बेहतर था, बड़ी गर्दन और टांगों वाले थे, वो फायदे में रहे, तो वो आगे आ गए, दूसरे ने नेचर खत्म कर दिया। और हम माहौल में यही देखते हैं कि जो एक्टिव होता है वो माहौल हमारे मुआशरे में वो आगे निकल जाता है, जो सीधा साधा होता है वो पीछे रह जाता है। क्योंकि स्ट्रगल तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो जेनेटिक मेकअप इतना अच्छा नहीं है, वो माहौल अडेप्टेशन नहीं कर पा रहा है, अडेप्टेशन नहीं कर पा रहा है, तो वो माहौल उसको पछाड़ देता है। अडेप्टेशन हेरिटेबल चेंज है, फिनोटाइप वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया। अडेप्टेशन का मतलब है माहौल में होने वाली तब्दीलियों को अडेप्ट करना। जो भी माहौल में इन्वायरमेंटल चेंज आएगा उसको जो भी अडॉप्ट करता चला जाएगा वो कामयाब होगा, जो भी वो अडॉप्ट नहीं करेगा वो पीछे रहता चला जाएगा और वो नेचर उसको सिलेक्ट नहीं कर पाएगी।